अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आका दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की तर्ज पर एक्सटेंशन का प्लान अब मुकम्मल हो चुका है, इसको एग्जीक्यूट करना बाकी है। इस तर्ज पर एक्सटेंशन मिलने से किसको क्या फायदा होगा, कितना फायदा होगा और कौन घाटे में रहेगा या किसको खसारा होने का अंदेशा है, ये तमाम तर तफसीलात, तमाम तर इंकशाफात, डिटेल्स के साथ, स्टैट्स के साथ, आदाद शुमार के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर बताएंगे कि कौन कितना हिस्सा बकदरे जुस्सा समेटने जा रहा है और रियासत और हुकूमत कैसे समझ रहे हैं कि वो इससे फायदा हासिल करने में कामयाब होंगे और इससे अपने पॉलिटिकल अपोनेंट, सबके साझे दुश्मन, इस वक्त तमाम तर पॉलिटिकल फोर्सेस जिसको अपना दुश्मन समझ रही हैं, यानी इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको कैसे डेंट डालने की कोशिश करेंगे। ये प्लान है क्या, ये प्लान आज के इस व्लॉग में बेनकाब करेंगे। तमाम तर डिटेल्स आपके साथ, जिसे कहते हैं ना मिनट टू मिनट डिटेल्स, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जैसे जैसे 9 मई करीब आ रहा है, एक प्लान वो है जो रियासत का प्लान है और एक प्लान वो है जो कैदी नंबर 804 का प्लान है, जो अडयाला जेल में बैठा हुआ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है। मैं आपको बारहा बता चुका कि 9 मई से पहले पहले कुछ प्रोग्राम्स रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, कुछ एक्टर्स और एक्ट्रेसेस शाउट आउट्स दे रहे हैं, यानी सोशल मीडिया का और मेन स्ट्रीम मीडिया का इस्तेमाल करके ये बताया जा रहा है कि 9 मई, सानहा 9 मई एक स्याह बाब था पाकिस्तानी तारीख के अंदर। इसको करने वाले कौन थे, शरपसंद अनासिर कौन है, और जाहिर है एक पॉलिटिकल पार्टी से इसको नती किया जा रहा है। 9 मई से पहले भी और 9 मई के बाद भी आपको इस तरह के प्रोग्राम्स देखने और सुनने को मिलेंगे। और उसके बाद 9 मई को मैंने आज सुबह अपने व्लॉग में बताया भी था कि 9 मई को पार्लियामान का जो सेशन बुलाया गया है उसमें भी खुसूसी तकारीर का एहतमाम किया गया है। जो मुकर्रीन हैं उनको खुसूसी टास्क दिया गया है कि पार्लियामान के फोरम का इफेक्टिव इस्तेमाल करना है और पार्लियामान के फोरम से भी ये बताना है कि 9 मई करने वाले कौन है, यानी उन किरदारों को बेनकाब करना है, इमरान खान को शदीद आड़े हाथों लेना है। ऐसे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या इमरान खान के मतवाले हैं, उन्होंने भी एक काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। अभी कुछ ही देर पहले मेरी नज़र से वो नोटिफिकेशन गुजरा है जो पार्टी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब के दस्तखत के साथ सामने आया है, जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई हैं। ये इंस्ट्रक्शंस तंजीमी सतह के जो ओहदेदारान हैं उनको भी दी गई हैं, जो पार्टी टिकट होल्डर्स हैं उनको भी दी गई हैं, मेंबरान असम्बली को भी दी गई हैं, और फिर जो वोटर सपोर्टर्स है जाहिर है उनको मोबिलाइज करने का टास्क भी इन तमाम तर लोगों को दिया गया है। अब करना क्या है, इसमें वाज़ेह तौर पर हिदायत ये हैं कि पाकिस्तान और पीटीआई का जो झंडा है, परचम है, वो इमारतों पर लगाया जाएगा 9 मई पर। इमरान खान की तस्वीर वाला जो प्ले कार्ड है जिसपे कैदी नंबर 804 लिखा होगा, वो जगह जगह आवेजा किया जाएगा। इस मौके पर खुसूसी तौर पे शहदा के लिए फातह खानी की जाएगी और ये इस्टेब्लिश किया जाएगा कि हम 9th ऑफ मई करने वाले नहीं हैं, 9th ऑफ मई को हम भी कंडेम करते हैं। और फिर एक चीज़ जो इमरान खान साहब कह रहे हैं हालिया चंद रोज से, उस बयानी को फ़रोग दिया जाएगा कि इस पर जुडिशल इंक्वायरी की जाए, ज़रा पता लगाया जाए कि 9th ऑफ मई किया किसने है, तो ताकि इसके असल जो कसूरवारान हैं उन तक पहुंचा जा सके और उनको करार वाकई सजा दी जा सके, एक शफाफ इंक्वायरी हो जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। यानी आपको दो किस्म के पावर शोज देखने को मिलेंगे। एक वो पावर शो है जो रियासत कर रही होगी और हुकूमत भी जाहिर है उसका पार्ट है, वो कर रहे होंगे, उसमें ये इस्टेब्लिश कर रहे होंगे कि 9 मई कैदी नंबर 804 ने किया है। और दूसरी तरफ कैदी नंबर 804 ये कह रहा होगा कि 9 मई करने वाले जो हैं वो काबिल मजम्मत हैं, उनको कटहरे में होना चाहिए, कानून की गिरफ्त में होना चाहिए, शिकंजे में होना चाहिए। यानी पैरेलल हमें दो किस्म की इंतहाएं, दो किस्म के मनाजिर देखने को मिलेंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट इंसिडेंट जो आज ही पेश आया है वो सानहा बहावल नगर के बाद जो सानहा गुजरात या सानहा खारियां हुआ है, बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट है। और जाहिर है जब रियासती इदारे इस तरह की हरकत में, कभी हरकत में मुलविस हो जाएंगे तो फिर जो गैज़ो गज़ब है उससे बच नहीं सकते। पुलिस वालों ने पहले बहावल नगर के अंदर जो मार कुटाई बर्दाश्त की, जाहिर है जो ठुकाई हुई, उसके बाद सानहा खारियां जिसके अंदर ट्रांसजेंडर्स ने जो थाना सदर है खारियां का, वहाँ के पुलिस वालों को थाने में घुस के मारा और उसकी बुनियादी वजूहात सामने आ गई हैं। अपने अर्लियर व्लॉग के अंदर जो मैंने कुछ प्रिलिमिनरी डिटेल्स आपके साथ शेयर की थी वो अपनी जगह पर, लेकिन अब दो पुलिस अफसरान जो हैं उनको इस जो सानहा है उसके नतीजे में, सानहा अब हादसा कहें, सानहा कहें, इसके नतीजे में उनको मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तली का मतलब आप समझ सकते हैं,
मअतली का मतलब यह है कि पुलिस वाले इस पे कसूरवार थे। पुलिस वालों की तरफ से वो कभी हरकत की गई जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी कह रही है, और जितने संगीन और घटिया किस्म के इल्जामात हैं जो पुलिस वालों पे, वो इस्टेब्लिश हो गए। इसका मतलब ये है कि इस्टेब्लिश हो गए, पुलिस वाले इसके अंदर मुलव्विस थे। ट्रांसजेंडर्स के साथ जो कुछ हुआ, बजाय इसके कि ट्रांसजेंडर्स को जिन्होंने प्रोटेक्ट करना है वो प्रोटेक्ट करते, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स को एक्सप्लॉइट किया और अल्टीमेटली फिर उन्होंने भुगता। और ट्रांसजेंडर्स ने बताया कि फिर जोरे बाजू हम आपसे निपटेंगे, और फिर वो पूरी दुनिया ने देखा और आपकी जगह सही हुई। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा, पुलिस का यूनिफॉर्म आपने पहना है, पुलिस वालों की इज्जत में आपने बड़ा इजाफा किया, आपने यूनिफॉर्म पहन लिया। अब जरा पुलिस वालों को जरा समझाइए, जरा इनकी ना खुद, मतलब अब मैं क्या कहूँ, तरबियत ये कौन करेगा। मतलब जो चीज चाहिए वो ड्यू डिलीजेंस भी होनी चाहिए। मतलब मुझे नहीं समझ आती कि क्यों ये बार बार पिटते क्यों है, ये बार बार ऐसी हरकतें क्यों करते हैं कि मार कुटाई हो। कभी पुलिस वाले टारगेट किलिंग का निशाना बनते हैं लाहौर के अंदर, कभी बहावल नगर के अंदर कुटाई खाते हैं, मार कुटाई होती है, कभी वजीराबाद के अंदर, ये गुजरात के अंदर जो है खारिया के अंदर ट्रांसजेंडर्स के हाथों पिटते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि पेशतर इससे कि जो माशरे के मुख्तलिफ तबकात हैं वो कानून को हाथ में लेना शुरू कर दें, और जो रियासती इदारे हैं बेयारो मददगार हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएं और पिट रहे हों, तो ये किसी को अच्छा नहीं लगेगा। पूरी दुनिया के अंदर हमारी जगह सही होगी। तो खुदा का वास्ता है, जरा होश के नाखून लें। अच्छा, उसके बाद जो चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन देने का प्लान बनाया हुआ है, और आर्मी चीफ की तर्ज की एक्सटेंशन है जिसका प्लान अब तकरीबन चॉक आउट हो गया है। और वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब ने जो अपनी टीम है उसके साथ मिलकर डेलिब्रेशंस मुकम्मल कर ली हैं। उसके मुताबिक जो पहला फायदा होने जा रहा है इसके नतीजे में, वो एग्जिस्टिंग जो करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस काजी फायज ईसा, वो उठाने जा रहे हैं। वैसे तो जस्टिस काजी फायज ईसा को 25 अक्टूबर 2024 को रिटायर होना है। यानी अब अगर उनकी जो मुद्दत म्याद है, मुद्दत मुलाजमत है, 3 साल हो जाती है। जैसे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल होती है। ये और बात है कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद वो 3 साल की एक और टर्म ले सकता है, 6 साल तक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ रहेगा। तो 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस बनने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा फिर 16 सितंबर 2026 को जाके रिटायर होंगे। यानी मजीद अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा, कुछ लोगों को भुगतना पड़ेगा। और जाहिर है पीटीआई वाले तो अभी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं। तो ये एक प्लान है कि 16 सितंबर 2026 तक जो एक्सटेंशन मिल जाए, इस रास्ते चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिल जाए। अच्छा, ये दो धारी तलवार है। इससे एक और चीज हुई कि जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की के इस्तीफे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह जो अब सीनियर प्योनी जज हैं, अब वो जब चीफ जस्टिस बनेंगे, वैसे तो उनकी रिटायरमेंट की डेट 27 नवंबर 2027 है, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद वो रिटायर होंगे जनाब 15 सितंबर 2029 तक। यानी उनकी जो रिटायरमेंट की हद है वो 2 साल का उसमें इजाफा हो जाएगा। यानी उनको 27 नवंबर 2027 को रिटायर होना था, लेकिन चीफ जस्टिस भी बनेंगे और फिर मुद्दत मुलाजमत 2 साल बढ़ जाएगी, और 15 सितंबर 2029 तक वो जो है वो अपनी जज रहेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पर अपने ओहदे से रिटायर होंगे। फिर जो मुनीब अख्तर साहब हैं, जिनसे मुतालिक एक तासुर ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स पीटीआई, तो वो चीफ जस्टिस बने बगैर ही 13 सितंबर 2028 को, यानी जिस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस होंगे, तो उनकी चीफ जस्टिस ही के अंदर ही मुनीब अख्तर साहब 13 सितंबर 2028 को रिटायर हो जाएंगे, घर चले जाएंगे, और वो चीफ जस्टिस नहीं बन सकेंगे। यानी उनका रास्ता भी इस सूरत में रुक जाएगा। याहिया अफरीदी साहब, उनकी रिटायरमेंट 22 जनवरी 2030 है, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद वो 2032 तक जो है वो रहेंगे, मुद्दत मुलाजमत रहेगी उनकी, और वो फिर चीफ जस्टिस बनते हैं तो 2032 तक वो याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस होंगे। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके रास्ते में दीवार खड़ी कर दी जाएगी, रुकावटें हाइल कर दी जाएंगी। तो इसके साथ ही एक और रूमर भी है इस वक्त। मैं भी रूमर इसलिए कहूँगा कि इस हवाले से कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है कि जो रिटायरमेंट की हद है ओवरऑल ही जजेस के लिए, वो 65 से 68 बरस कर दी जाए। ये प्लान भी अपनी जगह पर मौजूद है। जाहिर है 65 से 68 साल की उम्र होगी तो फिर ये जो एक्सटेंशन है बतौर चीफ जस्टिस और ये सारे मामलात, और फिर उसके अलावा भी जुडिशल कमीशन के कुछ रूल्स को अमेंड किया जा रहा है, और जजेस की तकर्रुरी के हवाले से भी कुछ तरीका कारवज़ा किया जा रहा है। लेकिन ये सारा प्लान रियासत और हुकूमत का मिलके है, और उसके ज़रिए से कुछ ऐसे उमूर हैं जिनकी अंजामदही मकसूद है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।